बीएमएस फर्स्ट प्रूफ का पांच पांच सब्जेक्ट होते हैं, जिसमें एक एनाटॉमी सब्जेक्ट है और आज हम एनाटॉमी स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें सिर्फ हम देखेंगे सिर्फ बेसिक्स एनाटॉमी के टर्मिनोलॉजी जो कि यूज़ होंगे। ये एग्ज़ाम में नहीं आएगा, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ ये एग्ज़ाम में कहीं नहीं आ रहा, लेकिन जो आगे हम चैप्टर्स पढ़ेंगे एनाटॉमी के, उसमें ये सारे टर्मिनोलॉजी यूज़ होंगे। तो उस कंसेप्ट को समझने के लिए, आगे चैप्टर्स के कंसेप्ट को समझने के लिए ये समझना ज़रूरी है। ये टर्मिनोलॉजीज हमें आनी चाहिए। अगर नहीं आए तो आगे के चैप्टर्स नहीं समझ में आएंगे, आगे के चैप्टर हो सकते हैं दिक्कत हो समझने में। तो सबसे पहला है डिफाइन एनाटॉमी। एनाटॉमी किसको कहते किसको है? तो एनाटॉमी जो है वो दो वर्ड से मिलके बना है, एना और टॉमी। एना का मतलब कंटिन्यूस और टॉमी का मतलब होता है कट या फिर डाइसेक्ट। और इसकी डेफिनेशन की बात करें तो एनाटॉमी इज़ द साइंस दैट डील विद द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी। एनाटॉमी वैसा साइंस है जो स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी को डील करता है। यानी कि हम ह्यूमन बॉडी का स्ट्रक्चर समझेंगे कि हमारी बॉडी की बनावट कैसे है। हम उसके फंक्शंस को नहीं जानेंगे। एनाटॉमी में हम उसके फंक्शंस को बिल्कुल नहीं जानेंगे। हम उसको सिर्फ ये जानेंगे कि ये उंगली है, ये हाथ है, ये पाँव है, ये हड्डी है, ये मसल्स है, ये मसल्स के नाम है। हम उसके फंक्शंस के बारे में नहीं जानेंगे। फंक्शंस किस में देखते हैं? हम फिजियोलॉजी में देखते हैं। और आगे देखते हैं। ऑल्दो एनाटॉमी वाज फर्स्ट स्टडी बाय डाइसेक्शन ऑफ कैडेवर। तो ये एनाटॉमी जो है फर्स्ट स्टडी किया गया था एक कैडेवर पे। मतलब कि जब भी हम एनाटॉमी पढ़ते हैं तो हमें कैडेवर दिखाया जाता है, उसको डाइसेक्ट करने के लिए बोला जाता है कि आप लोग ये स्कैल्पेल लेके आओ, वाइट कोट में आओ, और डाइसेक्ट करके दिखाया जाता है। टीचर्स दिखाते हैं डाइसेक्ट करके। अब एनाटॉमी तो ये हो गया। अब हम एनाटॉमी पढ़ते हैं तो इसमें मॉडर्न पार्ट भी आता है हमारे सिलेबस में और आयुर्वेद पार्ट भी आता है। अब आयुर्वेद पार्ट में देखें तो आयुर्वेद क्या कहता है, आयुर्वेद से क्या डिफिनेशन है शरीर एनाटॉमी का। एनाटॉमी को आयुर्वेद में सबसे पहले बोलते हैं रचना शरीर। ठीक है, तो रचना शरीर का परिभाषा कि आयुर्वेद के अकॉर्डिंग रचना शरीर का परिभाषा क्या है, तो वो है एक श्लोक है, रचना प्रतिपादकम शरीरम इति रचना शरीरम। अर्थ यह है कि जिस शास्त्र में शरीर के अंग प्रति अंग की रचना का अध्ययन किया जाता है उसे शरीर रचना विज्ञान कहते हैं। तो वही है, सेम टू सेम ही है। जैसे हम रचना का मतलब क्या होता है कि हमारे बॉडी कैसे बनी हुई है, कैसे रचनाएं हैं हमारी बॉडी की, अंग प्रति अंग। अंग का मतलब हो गया कि जैसे अपना हाथ हो गया, अंग हो गया अपना, दोनों हाथ पैर ये सब अंग, और उसके प्रति अंग के क्या हो गया, उसकी उंगलियां हो गई, नेल्स हो गए। जैसे कोई ऑर्गन ले लो तो ऑर्गन में लीवर ले लो, तो लीवर के अंदर भी जाओगे तो वो अंग हो गया लीवर, और उसके अंदर भी जाओगे और अंदर डीप लेवल पे जाओगे तो ये वेन्स होंगे, आर्टरीज होंगे लीवर में जो की जाती है, हेपाटिक वेन, हेपाटिक आर्टरी वगैरह सब, तो प्रत्यंग हो गए। तो इसकी रचना का अध्ययन करेंगे हम, उसकी फिजियोलॉजी नहीं समझेंगे, हम इसकी सिर्फ रचना, एनाटॉमी में वही होती है, सिर्फ रचना देखेंगे, ऊपर से बस देखेंगे, टर्मिनोलॉजीज को सीखेंगे। अब टर्मिनोलॉजी पे आते हैं। ठीक है, पहला है टर्मिनोलॉजी कैडेवरिक एनाटॉमी। कैडेवरिक एनाटॉमी क्या होती है? तो वैसी एनाटॉमी जो हम कैडेवर पे करते हैं। कैडेवर मतलब डेड बॉडी। डेड बॉडी हमारे कॉलेज में लेके आते हैं डेड बॉडी कहीं से, और उसके बाद हम लोग क्या उस पर स्टडी करते हैं कि हम उसके पार्ट्स जानते हैं, उसको डाइसेक्ट करते हैं, उसके ऑर्गन्स को निकालते हैं, उस पर स्टडी करते हैं। रीजनल एनाटॉमी क्या है? तो स्टडी ऑफ ए स्पेसिफिक रीजन ऑफ बॉडी इज फॉर एग्जांपल हेड और चेस्ट।
तो ये रीजनल एनाटॉमी वो है कि स्पेसिफिक रीजन ऑफ बॉडी के स्पेसिफिक रीजन के बारे में स्टडी करना है। जैसे कि हेड हो गया अपना, और जैसे कि चेस्ट हो गया, हेड के बारे में, पर्टिकुलर हेड के बारे में स्टडी कर रहे हैं तो रीजनल एनाटॉमी हो गया। चेस्ट रीजन को स्टडी कर रहे हैं, चेस्ट रीजन को, तो वो रीजनल एनाटॉमी हो गया। सिस्टमिक एनाटॉमी स्टडी ऑफ स्पेसिफिक सिस्टम ऑफ द बॉडी स्केलेटन। इसमें क्या होता है, इस सिस्टमिक एनाटॉमी में, कि हम अपने सिस्टम ऑफ बॉडी पढ़ते हैं इसमें, कि हमारा जो स्केलेटल सिस्टम है, स्केलेटल सिस्टम में क्या आएंगी, हड्डियाँ आएंगी, कितने होते हैं, स्केलेटल सिस्टम कैसे काम करती हैं, मूवमेंट में हेल्प करती हैं, वगैरह वगैरह सब। और उसके बाद मस्कुलर सिस्टम, मायोलॉजी पढ़ते हैं। उसके बाद रेस्पिरेटरी सिस्टम भी आ जाएगा आपका। ये सब हो जाएगा सिस्टमिक एनाटॉमी में। सरफेस एनाटॉमी देखिए, सरफेस एनाटॉमी इज द स्टडी ऑफ डीपर पार्ट्स ऑफ बॉडी इन रिलेशन टू द स्किन सरफेस। यानी कि सरफेस एनाटॉमी वो है कि जी हम स्किन सरफेस, जो हमारी स्किन हो, बॉडी की स्किन होती है, उसके नीचे, जस्ट नीचे की जो भी स्टडी करते हैं, जो भी चीज़ें के बारे में जो देखते हैं, जानते हैं और स्टडी करते हैं, उसको हम सरफेस एनाटॉमी कहते हैं। स्किन के रिलेशन में जो डीपर पार्ट्स ऑफ बॉडी है उसको स्टडी करते हैं, उसको हम सरफेस एनाटॉमी बोलते हैं। टोपोग्राफिक एनाटॉमी वही सरफेस एनाटॉमी का ही दूसरा नाम है। टोपोग्राफिक एनाटॉमी लगभग दोनों सिमिलर ही हैं। डेवलपमेंटल एनाटॉमी और एम्ब्रियोलॉजी, डेवलपमेंटल एनाटॉमी या फिर एम्ब्रियोलॉजी भी बोलते हैं इसको, डेवलपमेंटल एनाटॉमी को। डेवलपमेंटल हिस्ट्री इज द ओंटोजेनी स्टडी ऑफ डेवलपमेंट फ्रॉम द फर्टिलाइज्ड एग्स टू एडल्ट फॉर्म। तो डेवलपमेंटल एनाटॉमी क्या होती है, स्टडी ऑफ डेवलपमेंट फ्रॉम फर्टिलाइज एग टू एडल्ट फॉर्म। अब मेल में क्या होता है, स्पर्म होता है, फीमेल में क्या होता है, ओवम होता है, दोनों फर्टिलाइज होता है और वो जाइगोट बनाता है। जाइगोट्स क्या, एक एग, दोनों एग फ्यूज्ड हुए और उसके बाद एडल्ट फॉर्म बना। तो वो फ्यूज्ड हुए एग से लेकर के एडल्ट फॉर्म बनने तक जो डेवलपमेंटल एनाटॉमी है उसी को हम डेवलपमेंटल एनाटॉमी बोलेंगे। इस फेज को डेवलपमेंटल एनाटॉमी बोलेंगे। दो टर्म दिए गए हैं, एक ओंटोजेनी, एक फाइलोजेनी। पहला है ओंटोजेनी, द डेवलपमेंटल हिस्ट्री इज कॉल्ड ओंटोजेनी। तो डेवलपमेंटल हिस्ट्री एक जाइगोट बना, जब ओवम और स्पर्म जब फ्यूज हुए, जाइगोट बने, तो उस जाइगोट से लेकर के एम्ब्रियो बना, उसके बाद फीटस बना। इस पूरे प्रोसेस को, डिलीवरी से पहले तक के प्रोसेस को, जितने के हिस्ट्री को देखते हैं तो उस हिस्ट्री को कहते हैं ओंटोजेनी। और इवोल्यूशनरी हिस्ट्री इज कॉल्ड फाइलोजेनी। फाइलोजेनी क्या है कि इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, जैसे हम लोग पहले ऐसे आम भाषा में बोल सकते हैं कि हम बंदर थे, बंदर से क्या हुआ, हम इंसान बने। तो बंदर से इंसान बनने तक का जो स्टडी है वो फाइलोजेनी हो गया अपना। और ओंटोजेनी क्या हो गया कि एक फर्टिलाइज हुआ, फर्टिलाइज एग से डिलीवरी से पहले तक का जितना भी स्टडी है वो ओंटोजेनी हो गया। ठीक, उसके बाद जो डेवलपमेंटल एनाटॉमी जो है वो दो पार्ट्स में है, एक इंट्रायूट्राइन, एक एक्स्ट्रा यूट्राइन। इंट्रायूट्राइन मतलब यूट्रस के अंदर, एक्स्ट्रा यूट्राइन मतलब यूट्रस के बाहर। इंट्रायूट्राइन को फर्दर दो पार्ट में बांटा गया है, एक एम्ब्रियोलॉजी, एक फ्यूटियोलॉजी। अगर कोई बोलता है कि एम्ब्रियोलॉजी बताओ कि एम्ब्रियोलॉजी क्या होता है, तो एम्ब्रियोलॉजी वही होता है ये अप टू स्टडी करते हैं फर्टिलाइज्ड एग टू 2 मंथ्स के बेबी को एम्ब्रियो बोलते हैं। और उसके बाद जब 8 मंथ का उसके बाद वाला जो पीरियड है उसको हम फीटोलॉजी बोलते हैं। ठीक, और उसके बाद एक्स्ट्रा यूट्राइन के बाद
कि अब डिलीवरी हो चुका है, बेबी बाहर आ चुकी है, और उसके बाद उस बच्चे की डिलीवरी के बाद से लेकर के उसके एडल्ट तक की जो स्टडी है वो एक्स्ट्रा यूट्राइन हो गया। उसके बाद देखते हैं हिस्टोलॉजी माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ टिश्यू। हिस्टोलॉजी को सिंपली ये बोल सकते हैं कि स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। बस टिश्यू हम जानते हैं कि ग्रुप ऑफ सेल मिल करके क्या बनाते हैं, टिश्यू, और टिश्यू के स्टडी को कहते हैं हम हिस्टोलॉजी। बस ख़त्म, इतना ही है। और पैथोलॉजिकल एनाटॉमी को बोलते हैं मोर्बिड एनाटॉमी। एनाटॉमी इज द डिजीज्ड ऑर्गन। तो कोई भी ऑर्गन है, जैसे लीवर है, जैसे खराब हो गया, तो उसके एनाटॉमी को हम स्टडी कर रहे हैं कि कहाँ खराबी है, कैसे खराब है, कौन सा लोब खराब है। तो वो क्या कर रहे हैं हम, वो मोर्बिड एनाटॉमी कर रहे हैं और पैथोलॉजिकल एनाटॉमी कर रहे हैं अपन। और उसके बाद आते हैं कंपैरेटिव एनाटॉमी। कंपैरिजन ऑफ होमोलोगस स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट एनिमल। तो होमोलोगस स्ट्रक्चर, तो कंपैरेटिव एनाटॉमी क्या है कि हम लोग होमोलोगस ऑर्गन होता है, होमोलोगस ऑर्गन जो सेम ओरिजिन और डिफरेंट फंक्शन, होमोलोगस का मतलब है कंपैरिजन ऑफ होमोलोगस स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट एनिमल। तो डिफरेंट एनिमल में होमोलोगस स्ट्रक्चर्स जो है उसके बारे में स्टडी करना, वो कंपैरेटिव एनाटॉमी हो गया। लिविंग एनाटॉमी क्या है, जैसे हम कैडेवर पे स्टडी कर रहे थे, तो उसको क्या बोल रहे थे हम, कैडेवरिक एनाटॉमी। अब वैसे ही है ये लिविंग एनाटॉमी क्या है कि लिविंग बॉडी पे स्टडी कर रहे हैं, तो उसको हम बोलेंगे लिविंग एनाटॉमी, स्टडी ऑन लिविंग ह्यूमन बीइंग। और ये कैसे करते हैं स्टडी, इंस्पेक्शन से करते हैं, पाल्पिटेशन से करते हैं, परकशन से करते हैं, और स्कल्टेशन से करते हैं। पहला इंस्पेक्शन करते हैं। अगर कोई पेशेंट हमारे पास आता है तो हम उसको देखते हैं, उसके स्कार्स देखेंगे कि उसके स्कार्स हैं कि नहीं स्किन पे। उसके बाद कलर देखेंगे उसके पास उसका एक्सप्रेशन देखेंगे कि कैसा एक्सप्रेशन बना रहा है। अगर मुंह का एक्सप्रेशन कुछ अलग से टाइप का है, जैसे पता चल जाता है ना कि वो पेशेंट जो है वो दर्द के मारे ये ऐसे मुंह बना रहा है, ऐसा कुछ। और साइमेट्री ऑफ बॉडी की साइमेट्री देख लेते हैं कि बॉडी टेढ़ा करके आ रहा है तो पता नहीं कि उसके इधर में दर्द हो, यहाँ दर्द हो, यहाँ दर्द हो। अगर कमर में दर्द है तो ऐसे नीचे झुक के आएगा, ऐसा। और पाल्पिटेशन बाई टचिंग, और उसको टच करके, पाल्पिटेशन का मतलब टच करके उसका पल्स देख सकते हैं, उसका शेप, ऑर्गन का शेप देखेंगे। जैसे उसके बाद साइज, हिपैटोमेगले। एक कंडीशन होता है लीवर का इनलार्जमेंट, लीवर इनलार्ज कर जाती है, तो उसमें आप हाथ पेट पे रख करके उसको देखते हैं, अंदर से बाहर से ही देखते हैं कि क्या लीवर के इनलार्जमेंट को पता लगाते हैं। चारों फिंगर्स को अपना पेट पे ऊपर रखते हैं और उसके बाद वो पता लगाते हैं कि लीवर इनलार्ज है, कितना इनलार्ज है। और उसके बाद परकशन में क्या होता है, प्रोड्यूस साउंड सुनते हैं, टैपिंग साउंड। उसके बाद स्टेथोस्कोप लगा करके जो साउंड सुनते हैं हम, इंटरनल ऑर्गन्स का, हार्ट का साउंड सुन रहे हैं, ऐसा, तो वो परकशन में आता है। और स्कल्टेशन में क्या होगा, लिसनिंग साउंड बाई माफ़ करना, परकशन का मतलब प्रोड्यूस साउंड प्रोड्यूस जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, तो उस पर डॉक्टर क्या करता है कि टैप करके और जानता है कि इंटरनल ऑर्गन सही से काम कर रहे हैं कि नहीं। और टैपिंग से ही पता चल जाता है कि इंटरनल ऑर्गन कैसे काम कर रहे हैं, सही से काम कर रहे हैं या फिर वो थोड़ी कुछ दिक्कत है। और चौथा है स्कल्टेशन में क्या होता है, लिसनिंग साउंड को सुनते हैं। और साउंड को कैसे सुनते हैं, तीसरे वाले में साउंड को हम टैप करके सुन रहे थे, और चौथे वाले में साउंड को हम स्टेथोस्कोप से सुनेंगे। बस यही डिफरेंस है लिविंग एनाटॉमी। और उसके बाद आते हैं एनाटॉमिकल पोजीशन। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको मार्क करके रखना एकदम 100%। ये टीचर्स मैक्सिमम टाइम क्लास में पूछते हैं
कि एनाटॉमिकल पोजीशंस बताओ। तो एनाटॉमिकल पोजीशंस जब डाइसेक्शन हॉल में जाओगे तो वहाँ भी पूछेंगे टीचर्स कि एनाटॉमिकल पोजीशन बताओ बॉडी की। तो उसमें 4 पॉइंट याद रखना एनाटॉमिकल पोजीशन में। एक, स्टैंडिंग स्ट्रेट विथ आई लुकिंग फॉरवर्ड, बॉडी एकदम खड़ी होनी चाहिए और आई जो है सामने देख रही होगी। और दूसरा है बोथ आर्म्स बाय द साइड ऑफ द बॉडी, दोनों हाथ जो होंगे वो बॉडी के साइड में होंगे। और तीसरा, पाम्स फेसिंग फॉरवर्ड, पाम जो होगा हथेली जो होगी वो आगे की तरफ होगी, ना कि पीछे की तरफ, ना कि बॉडी की तरफ, आगे की तरफ होगी। और चौथा क्या है, बोथ फीट टुगेदर, और दोनों पैर जो होंगे वो दोनों चिपके होंगे अपने, ये नहीं फैला दें, नहीं, एकदम सावधान पोजीशन में वैसे। और सुपाइन पोजीशन क्या होता है, एनाटॉमिकल पोजीशन हो गया। सुपाइन पोजीशन में होता है कि इसमें तो एनाटॉमिकल पोजीशन में बॉडी स्ट्रेट खड़ी थी, सुपाइन पोजीशन में लेटा देंगे। जैसे एनाटॉमिकल पोजीशन में थी सेम टू सेम सुपाइन पोजीशन में होगी, लेकिन सुपाइन पोजीशन में बॉडी लेटी होगी। पर्सन लेइंग ऑन बैक, ये पीठ के बल लेटेगा पर्सन, और आर्म बाय द साइड में आर्म्स होंगे, पाम फेसिंग अपवर्ड, अब पाम कैसे हो जाएंगे, अपवर्ड हो जाएंगे। और फीट टुगेदर होंगे जैसे एनाटॉमिकल पोजीशन में थे। प्रोन पोजीशन में भी सेम ही होगा, बस प्रोन पोजीशन में क्या, चेस्ट के बल लेटा देते हैं, जो भी पर्सन है उसको चेस्ट के बल लिटा देते हैं, छाती के बल। पर्सन लेइंग ऑन हिज फेस नीचे होगी, और चेस्ट भी नीचे होगी, और एब्डोमेन भी नीचे होगी, और पीठ ऊपर होगी पर्सन की, वो प्रोन पोजीशन हो गया। और लिटोमी पोजीशन कौन सा होता है, पोजीशन यूज्ड ड्यूरिंग डिलीवरी ऑफ द बेबी। अब बेबी की जब डिलीवरी होती है, डिलीवरी के वक्त जो पोजीशन होती है बॉडी की, वो लिटोमी पोजीशन होती है। अब आते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है, बहुत बार आता है टर्मोलॉजी, ये टर्मोलॉजी बहुत बार आएगी आगे चैप्टर्स में, कि मीडियन प्लेन क्या होता है, सिजाइटल प्लेन क्या होता है, मिड सिजाइटल प्लेन क्या होता है। तो ये मीडियन प्लेन और मिड सिजाइटल प्लेन दोनों एक ही है। मीडियन प्लेन और मिड सिजाइटल प्लेन क्या होता है, तो डिवाइड्स बॉडी इनटू 2 इक्वल राइट एंड लेफ्ट हाफ, बॉडी को 2 इक्वल भाग में बांटेगा, राइट और लेफ्ट, उसको हम बोलेंगे मीडियन प्लेन या फिर मिड सिजाइटल प्लेन। और सिजाइटल प्लेन क्या होता है कि सिजाइटल प्लेन पैरेलल टू मीडियन प्लेन के पैरेलल होगा, पैरेलल प्लेन जो जाएगी वो सिजाइटल प्लेन होगी। और ये बहुत सारी हो सकती है, सिजाइटल प्लेन बहुत सारी हो सकती है जो कि पैरेलल हो मीडियन प्लेन के, उसको हम सिजाइटल प्लेन बोलेंगे। और ये भी डिवाइड करेगी बॉडी को अनइक्वल पार्ट्स में, राइट और लेफ्ट। तीसरा देखते हैं कोरोनल प्लेन क्या होता है, डिवाइड्स बॉडी इन एंटेरियर एंड पोस्टेरियर हाफ, बॉडी को एंटेरियर हाफ और पोस्टेरियर हाफ में डिवाइड करती है कोरोनल प्लेन। और हॉरिजॉन्टल प्लेन क्या है, डिवाइड्स अपर एंड लोअर हाफ ऑफ बॉडी को, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन क्या करेगी कि बॉडी के एक पार्ट ऊपर और एक पार्ट नीचे ऐसे डिवाइड करेगी हॉरिजॉन्टल प्लेन। ओब्लिक प्लेन एनी अदर प्लेन अदर दैन कोरोनल प्लेन, ट्रांसवर्स प्लेन और मिड सिजाइटल प्लेन को ओब्लिक प्लेन कहते हैं। कोई भी प्लेन कोरोनल, ट्रांसवर्स और मिड सिजाइटल प्लेन के अलावा कोई भी किसी भी तरह से प्लेन जाए वो ओब्लिक प्लेन होगा। इन सब के अलावा जो भी प्लेन वो ओब्लिक प्लेन हो गया। इसमें दिया हुआ सेंटर ऑफ ग्रेविटी, द पॉइंट वेयर 3 कार्टेशियन प्लेन्स इंटरसेक्ट इन द बॉडी इज कॉल्ड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसको बोल रहे हैं जहाँ पे 3 प्लेन्स, जैसे हॉरिजॉन्टल प्लेन हो गया, कोरोनल प्लेन हो गया, और मिड सिजाइटल प्लेन को ले लो, तो ये तीनों प्लेन एक पॉइंट पे क्रॉस करेंगे और उस पॉइंट को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। मीडियन प्लेन पे मीडियल प्लेन क्लोज टू मीडियन प्लेन के जो क्लोज होगा प्लेन उसको बोलेंगे ये मीडियन में है।
और लेटरल किसको बोलेंगे? प्लेन अवे फ्रॉम मीडियल प्लेन, मीडियन प्लेन के अलग होगा वो लेटरल हो जाएगा। जैसे अपन एक प्लेन जो है एकदम से आर्म पिट से काटते हैं, ठीक है, एक प्लेन आर्म पिट से काट रहे हैं और एक प्लेन थोड़ा उसके अंदर से काट रहे हैं बॉडी को, मतलब कि नेक रीजन से। तो कौन सा मीडियन होगा, कौन सा लेटरल होगा? जो बॉडी से दूर होगा वो लेटरल होगा, और जो बॉडी से पास में होगा, मतलब बॉडी के नहीं, मिड सिजाइटल प्लेन के नज़दीक में होगा, वो मीडियन होगा, वो प्लेन मीडियल बोलेंगे। और जो दूर होगा वो मिड सिजाइटल प्लेन के दूर से कट कर रहा होगा, वो लेटरल प्लेन हो गया अपना। अब दूसरा हो गया ये प्रोक्सिमल। प्रोक्सिमल किसको बोलेंगे? इट इज़ क्लोज टू द हेड एंड ऑफ बॉडी। तो हेड, तो प्रोक्सिमल और डिजिटल दो टर्म है। प्रोक्सिमल किसको बोलेंगे, डिजिटल किसको बोलेंगे? तो प्रोक्सिमल वो होता है जो हेड के पास में हो। जैसे अपन ये एल्बो जॉइंट ले लेते हैं और एक कलाई वाला विस्ट जॉइंट ले लेते हैं, तो हम बोलते हैं कि कलाई नज़दीक है हेड के, या फिर ये एल्बो नज़दीक है हेड के। जो नज़दीक है वो प्रोक्सिमल हो गया, जो दूर है वो डिजिटल हो गया। हेड से नज़दीक एल्बो आ रहा है तो ये प्रोक्सिमल हो गया, हेड से दूर कलाई आ रही है हमारी, विस्ट जॉइंट आ रही है, तो वो डिजिटल हो गई। ये अब है आईपीसी लेटरल। आईपीसी लेटरल क्या है? इज वन ऑफ द सेम साइड ऑफ द बॉडी एज अनदर स्ट्रक्चर। तो एक स्ट्रक्चर पे मान लो स्टडी कर रहे हैं, जैसे हार्ट है अपना, उस पे स्टडी कर रहे हैं, तो उसके अगल बगल में क्या है, ये अपना लंग्स है। तो सेम साइड, बॉडी के सेम साइड पे स्टडी करना अनदर स्ट्रक्चर पे, वो आईपीसी लेटरल हो गया। और कॉन्ट्रालेटरल, उसके बाद है कॉन्ट्रालेटरल। कॉन्ट्रालेटरल में क्या है? इज ऑन अपोजिट साइड ऑफ बॉडी फ्रॉम अनदर स्ट्रक्चर। तो उस बॉडी के अपोजिट साइड में अनदर स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी, वो कॉन्ट्रालेटरल हो गया। उसके बाद इन्विजिनेशन। इन्विजिनेशन इज प्रोजेक्शन इनसाइड। प्रोजेक्शन इनसाइड, जैसे ये जैसे स्टमक बना रहे हैं अपन, स्टमक बना रहे हैं, तो स्टमक में ऐसे प्रोजेक्शन हो गया, तो ये इसको बोलेंगे हम इनसाइड। अगर प्रोजेक्शन है तो इन्विजिनेशन हो गया, ठीक है। और इविजनेशन, इविजनेशन क्या है? इज प्रोजेक्शन आउटसाइड। अगर प्रोजेक्शन आउटसाइड में है तो उसको इविजनेशन बोलते हैं, और इन्विजनेशन क्या बोलते हैं? उसको प्रोजेक्शन इनसाइड को इन्विजनेशन बोलते हैं। और पाल्मर एस्पेक्ट क्या है? पाल्मर क्या है? एस्पेक्ट्स इज द फ्रंट ऑफ द पाम। पाम के फ्रंट में जो एस्पेक्ट है उसको पामर बोलते हैं। और एक होता है, एक टर्मिनोलॉजी है सुपरफिशियल और डीप, किसको बोलेंगे? सुपरफिशियल जो होती है जस्ट स्किन के नीचे, टूवर्ड्स स्किन, जस्ट स्किन के नीचे को बोलेंगे हम सुपरफिशियल। और डीप किसको बोलेंगे? इनसाइड स्किन, इनसाइड स्किन के एकदम से नीचे है। ये जो ये दिख रही है, ये अगर इंटेस्टाइन का एक लेयर ले लेते हैं तो उसके अंदर जो है उसको डीप, और उसके जस्ट स्किन के जस्ट नीचे वाली है वो सुपरफिशियल। एक इम्पॉर्टेंट है ये स्टमक बेड। स्टमक बेड पूछते हैं, एग्जाम में भी आती है कि स्टमक बेड को स्टमक के बारे में लिखिए, स्टमक बेड भी लिखिए कि कौन कौन से स्टमक बेड। स्टमक बेड वही होती है कि स्टमक जो है अपनी, और वो किस पे रेस्ट कर रही है, किस किस ऑर्गन पे रेस्ट कर रही है, वो अपना स्टमक बेड। तो किस पे कर रही है? किडनी पे कर रही है, पेनक्रियाज, स्प्लीन, ट्रांसवर्स पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन।
तो ये हो गया स्टमक बेड अपने। अब ये टर्मोलॉजी है ग्लाइडिंग मूवमेंट। ग्लाइडिंग मूवमेंट क्या होता है? तो बोन्स ग्लाइड ओवर ईच अदर। बोन्स जो होते हैं ग्लाइड करते हैं एक दूसरे के ऊपर, जैसे कि अपने कार्पल्स बोन है वो ग्लाइड करते हैं एक दूसरे के ऊपर, ग्लाइडिंग जॉइंट्स भी इसको बोलते हैं हम। तो बोन्स जो है यहाँ पे कार्पल जॉइंट में वो ग्लाइड करते हैं। उसके बाद देखते हैं एंगुलर मूवमेंट। एंगुलर मूवमेंट क्या होता है? तो वेयर द एंगल बिटवीन टू बॉडीज पार्ट चेंजेस। तो दो एंगल चेंज होते हैं बॉडी पार्ट्स में, बॉडी पार्ट्स होंगे अपने बॉडी में, तो वो एंगल चेंज करते हैं। उसका एग्जांपल है, एक फ्लेक्शन है एक एक्सटेंशन है। फ्लेक्शन में क्या होगा? डिक्रीज एंगल, एंगल क्या होगा? एंगल डिक्रीज होगा। और एक्सटेंशन में क्या होगा? एंगल इंक्रीज होगा। जैसे अपन ये एक मिनट, जैसे अपन बोल रहे हैं कि एनाटॉमिकल पोजीशन में खड़ा कर दो किसी को, एनाटॉमिकल पोजीशन में खड़ा कर दिए, अब उससे बोल रहे हैं कि अपना हाथ ऊपर करो। तो हाथ जैसे ही अपना ऊपर करेगा तो उसके आर्म पिट से देखो तो एक एंगल बन रहा है। तो एंगल अगर इंक्रीज कर रहा है, हाथ ऊपर उठा रहा है और ऊपर उठा रहा है और ऊपर उठा रहा है, एंगल और इंक्रीज हो रहा है, तो वो क्या हो गया? एक्सटेंशन हो गया। हाथ ऊपर उठा रहा है, एक्सटेंशन हो गया। और जैसे ही हाथ नीचे लेके आ रहा है, आर्मपिट में देखेंगे कि एंगल कम हो रहा है। जब ऊपर से नीचे आ रहा है हाथ तो एंगल कम हो रहा है, उसको कहेंगे हम फ्लेक्शन। और जब हाथ ऊपर जा रहा है तो उसको कहेंगे एक्सटेंशन, क्योंकि उसमें एंगल इंक्रीज हो रहा है। और वैसे ही है एबडक्शन एडक्शन। एबडक्शन और एडक्शन में क्या हो रहा है? एबडक्शन में क्या हो रहा है? तो व्हेन लिम्स इज टेकन अवे फ्रॉम द बॉडी, बॉडी से दूर दूर हाथ जो है वो आगे की तरफ ना बढ़ा करके साइड साइड की तरफ बढ़ाएं उसको, सॉरी, व्हेन लिम्स इज टेकन अवे फ्रॉम द बॉडी, हाँ एबडक्शन, सॉरी एबडक्शन। एबडक्शन है एक एडक्शन है। एडक्शन में ऐड होगा, मतलब कि बॉडी के साइड में आएगा हाथ। और एडक्शन एबडक्शन में क्या होगा? हाथ दूर जाएगा, बॉडी से दूर जाएगा। जैसे हाथ एबडक्शन में क्या हो रहा है कि हाथ जो है वो बॉडी के अवे जा रहा है। और एडक्शन में क्या हो रहा है? जो हाथ जो है वो पास ला रहे हैं बॉडी के, तो एडक्शन हो गया वो। दूसरा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी ये बहुत बार आता है। आगे जब टॉपिक्स पढ़ेंगे, अलग अलग चैप्टर्स पढ़ेंगे, उसमें आएगा ये। जैसे स्टमक पढ़ेंगे, लीवर पढ़ेंगे, स्प्लीन पढ़ेंगे, उसमें सब में आएगा कि 9 रीजन्स बताइए। तो रीजन्स में होता है ये 9 रीजन्स होता है। और एक राइट हाइपोकोंड्रिक रीजन, इपीगैस्ट्रिक रीजन, लेफ्ट हाइपोकोंड्रिक रीजन, राइट लंबर रीजन, राइट इलियक रीजन, और अम्बेलिकल रीजन, हाइपोगैस्ट्रिक रीजन, लेफ्ट इलियक रीजन, लेफ्ट लुम्बर रीजन, ये वाली। ये सारी 9 रीजन्स याद करके रखने हैं। कैसे कैसे आएगा वो आगे टॉपिक्स में पता चल जाएगा कि कैसे कैसे आना है। ये बस ये 9 रीजन्स याद होने चाहिए, ऐसे डायग्राम बना करके, ऐसे 9 रीजन्स। ये ना भी याद करो तो चलेगा, बट एक बार देख लेना कि इसमें राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में कौन कौन से ऑर्गन आते हैं। तो अपना लीवर आता है, राइट किडनी, स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन और गैल ब्लैडर आते हैं। उसके बाद ईपीगैस्ट्रिक रीजन में कौन कौन आते हैं? तो लीवर आते हैं, स्टमक आते हैं, पेनक्रियास आते हैं, ड्यूडेनम आते हैं, स्प्लीन आते हैं, एड्रिनल ग्लैंड आते हैं। वैसे ही सबका दिया हुआ है, आप एक बार चेकआउट कर लेना। बस याद यही करना है ये वाला कि राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन, ईपीगैस्ट्रिक रीजन, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन, ये वाले याद करने हैं। ये वाला बाद में आप देख लेना, याद हो जाए तो कर लेना, नहीं तो बाद में देख लेना, कोई दिक्कत नहीं। फीचर्स ऑफ कैडेवर।
फीचर्स ऑफ कैडेवर। जब भी कॉलेज में जब कैडेवर लेके आते हैं तो उसके फीचर्स होते हैं कुछ ऐसे ही, नहीं कि कोई भी डेड बॉडी है हम लेके आ गए उसको स्टडी करने के लिए। तो पहले देखते हैं उसमें कंडीशन होती है कि भाई नेचुरल डेथ होनी चाहिए उस व्यक्ति की, ये नहीं कि एक्सीडेंटल बॉडी है। ये चौथा पॉइंट, एक्सीडेंटल नहीं होना चाहिए, नेचुरल डेथ होनी चाहिए। और ये नहीं कि गोली मार के हत्या कर दी गई है उसकी, उसको लेके आ रहे हैं, तो वो ऐसा बॉडी नहीं चलेगा। और दूसरी बात, नो क्रोनिक डिसऑर्डर, लंबे समय से कोई बीमारी नहीं होना चाहिए उस आदमी को। जैसे कि कैंसर है, कैंसर 1 साल से कैंसर हुए पड़ा है आदमी को और वो मर गया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, वो ऐसा बॉडी नहीं चाहिए, कैडेवर स्टडी के लिए नहीं आएगी। और तीसरी क्या है कि एज उसके 40 से 70 के, ना ज़्यादा बूढ़ा होना चाहिए ना ज़्यादा जवान, एकदम मिड एज वाला होना चाहिए। बॉडी शुड नॉट बी पॉइजन, वो पॉइजन खा के ना मरा हो, ऐसा भी है। तो ये कैडवर की फीचर्स है, इसको भी लर्न करना, ये भी इम्पोर्टेंट है। आयुर्वेद के अकॉर्डिंग अलग बताया गया है, थोड़ा सा अलग है, तो उसको भी आगे पढ़ेंगे। प्रिजर्वेशन ऑफ कैडवर, कैडवर को प्रिजर्व करते हैं कि कैसे कैडवर को प्रिजर्व करके रखते हैं। जैसे बॉडी कहीं से मिली कॉलेज वालों को, कॉलेज में लेके आए बॉडी, अब लेके आते आते ही तो सबको नहीं दिखाएंगे कि आ जाओ कैडबरी एनाटॉमी करना है, काट पीट करो, तो ऐसे नहीं करेंगे। तो उसको प्रिजर्व करते हैं, एक फॉर्मेलिन सॉल्यूशन होता है, फ्लूइड होता है, उस फ्लूइड में बॉडी को डाल देते हैं ताकि सड़े गले ना। तो उसमें क्या क्या उसमें डालते हैं, कैसे बनाते हैं उसको, उसका ये चार्ट दिया हुआ है कि उसमें उस फ्लूइड में क्या क्या होता है। उस फ्लूइड में जो बॉडी को डिप करेंगे तो उस फ्लूइड में होगा क्या, तो ये होगा कार्बोनिक एसिड या फिर फिनॉल 1 लीटर, उसके बाद फॉर्मेलिन 4 लीटर, ग्लिसरीन 2 लीटर, एस्प्रीट 3 लीटर, टर्पेंटाइन ऑयल 300 ml, वाटर 3 लीटर। इसके रेशियो में हम बॉडी को प्रिजर्व करने वाले फ्लूइड बनाते हैं। हम बॉडी को जैसे ही प्रिजर्व करने के लिए लेके आते हैं तो बॉडी को डायरेक्ट उस बनाए हुए फ्लूइड में नहीं डालते हैं। बॉडी के अंदर जो ऑर्गन है वो भी सड़ सकता है, तो उस पूरे बॉडी के अंदर भी फ्लूइड डालते हैं हम। तो उस फ्लूइड को बॉडी के अंदर फ्लूइड कैसे डालते हैं, जैसे कि पेट में भी चला जाए फ्लूइड, लीवर में भी चला जाए, स्प्लीन में भी चला जाए, ऐसे पूरे बॉडी के अंदर फैला दें ताकि बॉडी के अंदर का जो ऑर्गन है वो भी प्रिजर्व रहे, वो भी ख़राब ना हो। तो उसके लिए क्या करते हैं कि हम ये जो थाई मसल्स हैं, थाई पे हम एंटेरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, ये सब मसल्स का नाम है। तो ये पार्ट है, थाई का पार्ट है, इसके प्यूबिक ट्यूबरकल और एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन के बीच में एक इंग्यूनल लिगामेंट होता है। इंग्यूनल लिगामेंट के बस 4 सेंटीमीटर नीचे कट लगाते हैं, 4 सेंटीमीटर नीचे, इंग्यूनल लिगामेंट के 4 सेंटीमीटर नीचे कट लगाते हैं। और उसके नीचे मिलता है हमें फ्यूमोरल सीथ। फ्यूमोरल सेल्स में देखते हैं तो उसमें 2 चीज़ मिलता है, फ्यूमोरल आर्टरी मिलती है एक, और एक फ्यूमोरल वेन मिलती है। तो फ्यूमोरल आर्टरी जो होती है वो लेटरल साइड होती है, और फ्यूमोरल वेन जो होती है वो मीडियल साइड होती है। फ्यूमोरल आर्टरी कहाँ होगी, लेटरल साइड, फ्यूमोरल वेन कहाँ होगी, मीडियल साइड। तो हमें मीडियन साइड वाले को छोड़ना है, लेटरल साइड वाले को पकड़ना है, और लेटरल साइड वाले को पकड़ेंगे और लेटरल साइड वाले में हम एक पाइप डालते हैं, और उस पाइप के थ्रू हम उसमें फ्लूइड डालते हैं, यही वाला सेम फ्लूइड यही डालेंगे, फॉर्मेलिन वाला। मेन चीज़ तो इसमें फॉर्मेलिन ही होता है, सबसे ज़्यादा क्वांटिटी देख लो आप, फॉर्मेलिन की ही है, 4 लीटर रेशियो, सबसे ज़्यादा रेशियो फॉर्मेलिन की होती है। तो उसके बाद उस फ्यूमोरल आर्टरी से हम फॉर्मेलिन बॉडी के अंदर भी पहुंचाते हैं। अगर इस चीज़ में दिक्कत हो रही है, एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन क्या है, प्यूबिक ट्यूबरकल क्या है, इंग्यूनल लिगामेंट क्या है, फ्यूमोरल सीथ क्या है, तो ये आगे पढ़ लेंगे। आगे जब लेग का मसल्स के बारे में स्टडी करेंगे तो ये सब क्लियर हो जाएंगे। ओके, आगे चलते हैं।
6 चीज़ें होती है डाइसेक्शन के लिए, 6 चीज़ें डाइसेक्शन के लिए। जब डाइसेक्शन आप लोगों का जब भी कराया जाएगा, डाइसेक्शन बुलाया जाएगा उस दिन, तो टीचर्स बोलते हैं कि स्कैल्पर लेके आना, स्कैल्पर होना चाहिए डाइसेक्शन के लिए, एप्रन पहन के आना, आई गॉगल्स होने चाहिए, आँखों को इफेक्ट ना पड़े, क्योंकि वो जो फॉर्मेलिन होती है उसकी बहुत ही गंदी एक स्मेल आती है, बहुत जलन देने वाली, आँखों में जलन होती है। तो आई गॉगल्स, उसके बाद फेस मास्क लगा कर के आना। फेस मास्क क्यों? क्योंकि उसकी स्मेल भी बहुत ही गंदी होती है। उसके बाद सर्जिकल ग्लव्स एकदम मस्ट है, ग्लव्स पहन के आना है। उसके बाद मैग्नीफाइंग ग्लासेस, और मैग्नीफाइंग ग्लासेस कहीं अगर मसल्स देखनी हो, डीपर की मसल्स, तो मैग्नीफाइंग ग्लासेस। उसके बाद आता है एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, सडंग शरीर। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में आ सकता है, एग्ज़ाम में आता है। सडंग शरीर, 6 अंग, सब डिवीजन ऑफ बॉडी। सडंग शरीर के 6 विभाग। दक्षिण ऊर्ध्व शाखा, ये आयुर्वेद के अकॉर्डिंग है। दक्षिण ऊर्ध्व शाखा, राइट अपर एक्सट्रीमिटी, और वाम ऊर्ध्व शाखा, लेफ्ट अपर एक्सट्रीमिटी। मतलब कि अपर वाला पार्ट बॉडी का दक्षिण ऊर्ध्व शाखा का मतलब, दक्षिण मतलब राइट, ऊर्ध्व मतलब ऊपर, शाखा मतलब आप हाथ बोल सकते हो कि राइट के हाथ को बोल रहा है ये, दक्षिण ऊर्ध्व शाखा। वाम ऊर्ध्व शाखा, वाम ऊर्ध्व मतलब ऊपर, वाम मतलब लेफ्ट, और शाखा मतलब वही हाथ को बोल रहा है कि ऊपर के हाथ। उसके बाद दक्षिण अधः शाखा, दक्षिण मतलब राइट, अधः मतलब नीचे, शाखा मतलब वो पैर के बारे में वो बता रहा है। उसके बाद वाम मतलब लेफ्ट, अधः मतलब नीचे, और शाखा मतलब वहीं पैर के बारे में। तो लेफ्ट के पैर के बारे में बता रहा है, ये लेफ्ट के पैर के बारे में बता रहा है, ये राइट के पैर के बारे में बता रहा है, ये राइट हाथ, ये लेफ्ट हाथ, बस यही है। उसके बाद 5वां ये है मध्य शरीर में क्या क्या आ जाएगा? ट्रंक आएगा। ट्रंक किसको कहते हैं? थोरेक्स प्लस एब्डोमेन, ये दोनों को कॉम्बिनेशन को हम ट्रंक बोलते हैं। तो ये मध्य शरीर आ जाएगा। उसके बाद सिर और ग्रीवा, छठा में दोनों लेंगे, 6th में दोनों लेंगे, सिर और ग्रीवा, हेड और नेक। तो कोई पूछे कि सडंग शरीर क्या है, सडंग शरीर बताओ, तो ये नाम लेना है, दक्षिण ऊर्ध्व शाखा, वाम ऊर्ध्व शाखा, दक्षिण अधः शाखा, वाम अधः शाखा, उसके बाद मध्य शरीर, और छठा क्या है? सिर और ग्रीवा। छठा में सिर और ग्रीवा दोनों एक साथ लेना है। बस यही था बेसिक्स, जो एनाटॉमी के बेसिक्स हैं वो यही हैं। आगे हम चैप्टर्स स्टार्ट करेंगे, तो शारीरो उपक्रमणीय अध्याय, ये चैप्टर्स स्टार्ट करेंगे इसके बाद।